काम का बंटवारा। रेवती की दो बहुएं थी, रितिका और प्रज्ञा। एक दिन प्रज्ञा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है। तभी वहां रितिका आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बंठन के? ओफो दीदी, फिर टोक लगा दी आपने। वाह, तू कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हो जो कोई टोक लगेगी तुम्हें? है मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा? देवरानी जी, खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। रितिका अपनी सास रेवती के पास प्रज्ञा की शिकायत लेकर आती है। मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे ये तो छोटी बहू ने गलत किया, आने दो उसे, बताती हूँ मैं। रितिका खुश हो जाती है। अब आएगा मजा। बड़ी आई पार्टियों में जाने वाली। शाम को जब प्रज्ञा पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? अब नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टी करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती। मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी कितना सफेद झूठ बोलती हैं आप। अरे एक बार पार्टी में मैं क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी योगा क्लासेस, किसी ना किसी बहाने से बस बाहर ही रहती हो तुम और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं घर का काम करके ही बाहर जाती हूँ। रेवती उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या, जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों के काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? मम्मी जी, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा तो पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर दो लोग काम ना कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी जी, काम तो इतने सारे हैं और ये बंटवारा होगा कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास। रेवती एक लिस्ट में घर के सारे काम लिख देती है और छोटी छोटी पर्चियों में उन काम को लिख देती है। ये पर्चियां किस लिए हैं मम्मी जी? देखो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो तुम लोग कहोगी कि मैंने पक्षपात किया है। ये मैं नहीं चाहती, इसलिए ये पर्ची मैं उछालूंगी और तुम दोनों पर्ची उठा लेना और अपनी किस्मत में जो काम मिले उसे करना। ये आइडिया अच्छा है मम्मी जी, उछालिए आप पर्चियां। रेवती पर्चियां उछालती हैं और दोनों बहुएं बारी बारी से पर्चियां उठाती हैं और पर्चियां खोलती हैं। चलो भाई, बताओ किसे क्या क्या काम मिला है? मुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, दोपहर के बर्तन धोने हैं, पौधों में पानी देना है, और ये क्या, ओफो, नाश्ता बनाना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम पर क्या क्या काम आया है? मम्मी जी, मुझे लंच, डिनर, पोछा लगाना है, रात के बर्तन धोने हैं, और ये क्या, मार्केट जाकर सारा सामान लाना है। ठीक है, हो गया फिर बंटवारा, अब तो कोई समस्या नहीं है। देखा तुम्हारी सास कितनी समझदार है। रेवती अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, ओफो, एक तो आँख टाइम पर नहीं खुली, ऊपर से सबका नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तभी वहां बड़ी बहू रितिका आ जाती है। प्रज्ञा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नाश्ता बना रही हूँ।
नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को प्रज्ञा रितिका के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी? आप भी कपड़े धोइए, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो जो साड़ी पहननी है वो धुलने में रखी है मैंने। इस वक्त मैं कोई कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने अभी रात का खाना बनाया है, अगर तुझे साड़ी पहननी है तो तू खुद ही धो ले। वाह, एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से आप उल्टा मुझे ही अपना काम दे रही हैं। सुबह प्रज्ञा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहां रितिका आ जाती है। देखती है कि आज भी ब्रेड और पोहा ही बना है। प्रज्ञा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में। एक हफ्ते से बस ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के पराठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है, हैं? रेवती उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। ओफो, काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। मम्मी जी, प्रज्ञा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है। मम्मी जी, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती हैं। रेवती को गुस्सा आता है। ओफो, तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती रहती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करती रहूंगी। नाश्ता भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ तुम दोनों और बाहर जाकर लड़ो, बस वही काम करो तुम। रेवती दोनों बहू को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेले काम करते देख शर्म आ जाती है। चल प्रज्ञा, मम्मी जी के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी, और माफी भी मांग लेते हैं। उसकी बीवी भी साथ में होती है। उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है, उस पे बहुत सारे पैसे होते हैं, मोबाइल होता है, तो उसे पिस्तौल दिखा के लूटने की कोशिश करता है। लड़की जो है एकदम पुलिस को फोन लगा देती है और लगाने के बाद नेपाल के लिए निकला तो अपने ऑफिस के कलीग के साथ था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके साथ होती है एक नेपाली छोरी संजिया, जिसकी आंखें छोटी छोटी प्यारी प्यारी थी और उसका चेहरा और नेपाली कपड़े देखकर संभव की माँ संतो कहती है। संभव बेटा, ये लड़की कौन आंखें बंद करके खड़ी है? इसको बोल अपनी आंखें खोले। मेरा चेहरा इतना खराब भी नहीं है कि ये देख ना सके। सलाम सासू माँ, मेरा आँख तो खुला ही है। सासू माँ? किसकी सासू माँ? आप इसकी सासू माँ? हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है संजिया। कौन सी सब्जियाँ? सब्जियाँ नहीं सासू माँ, संजिया। अरे छोरे, तो इस चाइनीज को बिहार कर क्यों ले आया? अपने यहाँ लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? माँ, ये चाइनीज नहीं नेपाली है। अरे क्या फर्क पड़ता है? चाइनीज और नेपाली सब एक जैसे ही दिखते हैं। उतना ही फर्क सासू माँ, जितना गोभी और पत्ता गोभी में। अरे वाह, क्या बेहतरीन जवाब दिया संजिया। अब माँ ये मत कहना कि गोभी और पत्ता गोभी भी एक ही होती है। चुप कर नालायक, एक तो बिना मेरी इजाजत के शादी करके इस नेपालन को उठा लाया, अभी मेरे सामने इसकी तरफदारी भी कर रहा है। माँ ये बहुत अच्छी है, मैं इससे प्यार कर बैठा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? खैर अभी क्या ही फायदा ये सब बोलकर, इससे पहले कि मोहल्ले वाले इसे देखकर यहाँ टपक पड़े। पधारो दोनों घर के अंदर। ले आती है। अगले दिन संजिया सुबह किचन में नाश्ता बनाने के लिए सब्जियां काटते हुए गुनगुना रही होती है कि तभी उसके साथ संतो रसोई में आती है। तो संजिया झट से चाकू छोड़कर सर पर हाथ लगाए उससे कहती है, सलाम सासू माँ, उठ गए आप? हाँ उठ गया मैं। तू ये बता, नेपालन ऐसे दरबारन की तरह तू मुझे सलाम सासू माँ क्यों कहती है? तेरे यहाँ ऐसे ही नमस्ते करते हैं क्या? नहीं नहीं सासू माँ, वो तो हमारा बाबा बहुत बड़े ऑफिस में कोई बड़े साहब होंगे है ना? नहीं सासू माँ, चौकीदार था ना, वो सबको ऐसे ही सलाम करते थे। उनका ये आदत मुझको भी पड़ गया। हाँ तो ये आदत छोड़ और सलाम की जगह प्रणाम करने की आदत डाल, और ऐसे हाथ सर पर रखने की जरूरत नहीं है। हाय दया, जल्दी जल्दी में कमरे का पंखा बंद करना भूल गई मैं तो। इतना कहकर संतो फट से अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
और संजिया अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद संतो हॉल में आती है। तभी संतो उससे कहती है, अरे तू अब तक ऑफिस नहीं गया? नहीं माँ, संजय ने कहा नाश्ता करके जाना, तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ओहो, आज वो नाश्ता बना रही है। अरे सुनना लायक, कहीं छिपकलियाँ कीड़े मकोड़े तो बना करने के लिए आएगी ना वो। मैंने सुना है ये चाइनीज कुछ भी खाते हैं। अरे माँ, कितनी बार कहूँ, वो चाइनीज नहीं नेपाली है और संजय शाकाहारी है। आप फालतू के सवाल करके दिमाग का दही मत करो। चुप कर नालायक, लोग देश से बाहर जाते हैं तो कोई तोहफा या निशानी लेकर आते हैं। तू तो वहाँ की लड़की ही बीवी बनाकर ले आया। हाँ तो अच्छा है ना माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर कि आपके बेटे ने पड़ोसी देश की लड़की से शादी की। ऐसे ही तो देश के बीच पारिवारिक संबंध बढ़ेंगे। अरे ये तो तू कह रहा है ना, लोगों का क्या? लोग तो यही बात बनाएंगे कि पड़ोस वाली लड़की भाव नहीं देती होगी, इसलिए पड़ोसी देश वाले से शादी कर लाया। संतो संभव को सुना ही रही थी कि तभी संजिया खाना लेकर रसोई से आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, सासू माँ, बिहान को खा जा। खा जा? अरे क्या खा जाऊं? पहले बता तो सही, बनाया क्या है? हाँ संजिया, ये क्या बनाया है तुमने? देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, अजीब लग रहा है। क्या बनाया है? देखकर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो खाकर समझ लो सासू माँ। वैसे मैंने चटामरी, सेल रोटी और मीठे में युमारी बनाई है। क्या क्या बोल गई? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा नेपालन। हाँ तो माँ, नाम में क्या रखा है? आप चक्कर देखो, नेपाली खाना बहुत बढ़िया होता है, खाओ ना। हाँ हाँ, अभी जो बना दिया, खाना तो पड़ेगा ही। तभी संभव और संतो संजिया का बनाया खाना खाते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं। यूं ही समय बीतता है और संतो की नेपाल से आई बहू ससुराल के माहौल में धीरे धीरे ढलने की कोशिश करती है। एक रोज संतो थैला लेकर गली में आए सब्जी वाले से सब्जी लेने आती है, तो उसे देखकर सब्जी ले रही बाकी पड़ोसने कहती है, क्या बात है संतो, मैंने सुना घर में बहू आ गई, लेकिन तूने ना तो उसकी मुंह दिखाई करवाई, ना ही घर में बहू आने की मिठाई बांटी। लगता है बहू आने की खुशी नहीं है संतो को। क्यों संतो, सही कहा ना? अरे क्यों खुशी नहीं होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तो अपनी खुशियाँ पड़ोसियों से भी बांट, हमें भी तो दिखा दे कैसी बहू लाई है। चांद के मुखड़े जैसी है, दुखियारी के दुखड़े जैसी। और नहीं तो क्या, अभी मिठाई तो तू खिलाने से रही, कम से कम हम तेरी बहू को ही देख लें। हाँ हाँ, कल आ जाना शाम को घर, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी तुम लोगों की पंचायत हो गई हो तो मैं सब्जियाँ ले लूँ। हाँ तो हमने कब मना किया? इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है। तो वहीं संतोष सब्जियां खरीदने लगती है। अगले दिन शाम को पड़ोसनों के आने से पहले संतो अपनी नेपाली बहू को एक बढ़िया सी साड़ी देकर समझाते हुए कहती है, ओ नेपालन बहू, ये साड़ी पहन ले और जब पड़ोसने आए तो उन्हें सलाम करने मत बैठ जाइयो। ऐसे हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहियो और इससे ज्यादा कुछ मत कहियो, समझ गई? पर सासू माँ, ये पड़ोसन हमारे घर क्यों आ रहा है? मेरी बहू यानी तुझे देखने। अभी ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जाकर अपना काम कर। जी सासू माँ, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी। तभी वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सभी पड़ोसने घर आती हैं, तो संजिया सज सवर कर हॉल में आती है। तभी उसका गोल चेहरा और छोटी आंखें देखकर कम्मो बोल पड़ती है, अरे संतो, तेरी बहू तो मोमो है, चाइना से आई है क्या? अच्छा, दूसरे देश से बहू लाई है, इसलिए अब तक खुद से मुंह दिखाई नहीं कर रही थी तू। वैसे बहू, नाम तो बता अपना। सास के कहे अनुसार संजिया ज्यादा ना बोलते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहती है, संजिया नाम है मेरा, आप सबको मेरा प्रणाम। अरे नादान लड़की, वो प्रणाम नहीं प्रणाम होता है। हाँ तो गवार पड़ोसनों, ये भी चाइनीज नहीं नेपाल की रहने वाली है। और खबरदार जो ये मोमो मोमो कहा तो, हाय हाय, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? कहीं की भी हो, है तो दूसरी ही जगह की ना। और क्या ही फर्क है चाइनीज, नेपाली, जापानी में? हाँ, हम लोगों की यही सोच तो बेकार है। फर्क है, बहुत फर्क है, सबकी अलग खूबी होती है, लेकिन हमको दिखने में एक लगते हैं तो बस सबको मोमो कहकर बुलाना चालू कर देते हैं। इससे उस इंसान को कैसा लगता होगा, ये कभी सोचा है तुम लोगों ने? सासू माँ, आप शांत हो जाओ, हमको इन लोगों से क्या है, क्योंकि हमको मालूम है इन लोगों में शायद बुद्धि कम होगा। संतो और उसकी नेपाली बहू की बात सुनकर दोनों पड़ोसनों की बोलती बंद हो जाती है और दोनों वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती हैं। अपनी सास को उसका पक्ष लेकर बोलता देख संजिया को बहुत खुशी होती है और वो संतो के पैर छूती है, तो संतो उसे अपने गले से लगा लेती है और इस तरह संतो अपनी नेपाल से आई बहू के साथ उसके तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश किया करती है। साथ ही साथ
संजय भी अपनी सास को समझने की कोशिश करती है और इस तरह नेपाल से आई बहू परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। निशा की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से एक पप्पू नाम के लड़के से हुई थी। पप्पू एक सुलझा हुआ समझदार इंसान था, लेकिन उसमें एक ही बुरी आदत थी, चुटकुले मारने की। नई नई शादी की पहली रात पप्पू अपनी पत्नी निशा के साथ कमरे में होता है और उसका घूंघट उठाकर बोलता है, अब आप मेरी पत्नी हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुखिया जी की तरह खेत ले लें और उस पर खेती करें। कैसा लगा आइडिया? हाँ हाँ सुमित, ये ठीक रहेगा। चलो फिर खेत बटाई पर ले लेते हैं। सुमित, खेत तो हमने ले लिया, पर इस पर खेती कौन सी करनी है? मुखिया जी कह रहे थे कि गेहूं की फसल का टाइम आने वाला है, तो चलो वही फसल करते हैं। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ और खेत में फसल बो दो। मैं भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करके आता हूँ। ठीक है अंकित। हे प्रभु, हम दोनों दोस्तों ने खेती शुरू की है। आप हमारी अच्छी फसल तैयार कर दो, जिससे हम ढेर सारा पैसा कमा सकें। अरे अंकित, मैंने सारी फसल बो दी है। चलो अब घर चलते हैं। ओहो, बहुत सही। चलो फिर घर चलते हैं। अस्पताल था। इस अस्पताल में मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह, बेटा आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देख रेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना? भी मुखिया जी की तरह खेत ले लें और उस पर खेती करें। कैसा लगा आइडिया? हाँ हाँ सुमित, ये ठीक रहेगा। चलो फिर खेत बटाई पर ले लेते हैं। सुमित, खेत तो हमने ले लिया, पर इस पर खेती कौन सी करनी है? मुखिया जी कह रहे थे कि गेहूं की फसल का टाइम आने वाला है, तो चलो वही फसल करते हैं। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ और खेत में फसल बो दो। मैं भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करके आता हूँ। ठीक है अंकित। हे प्रभु, हम दोनों दोस्तों ने खेती शुरू की है। आप हमारी अच्छी फसल तैयार कर दो, जिससे हम ढेर सारा पैसा कमा सकें। अरे अंकित, मैंने सारी फसल बो दी है। चलो अब घर चलते हैं। ओहो, बहुत सही। चलो फिर घर चलते हैं। अंकित देखो, मैंने कल फसल लगा दी थी। अब तुम्हारी बारी है, जाओ इसमें पानी लगा दो। हाँ, इतना सा काम तो मेरे प्रभु चुटकी बजा कर ही कर देंगे। देख लेना, मैं अभी प्रभु से प्रार्थना करके आता हूँ। हैं? ये क्या? ऐसे तो अंकित मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। लगता है फसल का सारा काम मुझे ही करना होगा। प्रभु, आपकी कृपा से हमारी फसल अच्छी होगी और हमें अच्छी कमाई होने वाली है। क्या बात है! देखो अंकित, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। चलो फिर इसे काट कर बाजार में बेच कर आते हैं। हाँ हाँ, अभी प्रभु से फसल काटने का निवेदन करने जाता हूँ। अरे ओफो, लगता है ये भी मुझे अकेले ही करना होगा। धत!
बताओ सुमित, कितने पैसे मिले हैं फसल बेचकर? हाँ, ये देखो इतने सारे पैसे मिले हैं, लेकिन इन पैसों पर केवल मेरा हक है। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था और ये फसल भी मेरे प्रभु की कृपा से हुई है। याद रखो, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? हाँ, मैं इन पैसों में से तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ। अरे क्या हुआ अंकित और सुमित, तुम्हारी लड़ाई की वजह क्या है, मुझे बताओ। मुखिया जी देखिए ना, हम दोनों ने उन्हें आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन ये अंकित ने मेरी फसल करने में जरा भी मदद नहीं की और ये फसल के पैसों में हिस्सा चाहता है। बताओ। मुखिया जी, इस फसल के होने में पूरी तरह मेरी पूजा और मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। ये फसल मेरे प्रभु ने ही की है, मुझे अपना हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। हाँ। समझ गया, ये सारी फसल सुमित की मेहनत से हुई है और इसके पैसे पर भी केवल सुमित का ही हक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका फैसला कल सुनाऊंगा। तब तक तुम दोनों सामने पड़ी अनाज की बोरी में से एक एक बोरी ले जाओ। हर बोरी में अनाज के साथ कंकड़ भी मिले हुए हैं। जाओ, कल सुबह कंकड़ साफ करके लेकर आना। जिसकी बोरी का अनाज ज्यादा साफ होगा उसी के हक में फैसला होगा, समझे? मुझे अच्छे से अनाज को साफ करना होगा। प्रभु, मुझे पता है ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। मुझ पर एक और कृपा कर दीजिए और इस बोरे से कंकड़ गायब कर दीजिए। बोलो अंकित और सुमित, कर दिए तुम दोनों ने कंकड़ साफ? हाँ जी मुखिया जी। चलो मैं दोनों बोरी चेक करता हूँ। अरे वाह सुमित, तुमने तो अनाज एकदम साफ कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। धन्यवाद मुखिया जी। ये क्या अंकित, तुम्हारी बोरी का अनाज तो वैसा ही है जैसे पहले बोरी में था। क्या प्रभु ने ये कंकड़ साफ नहीं किए? ओहो। देखो अंकित, भगवान उसी की मदद करते हैं जो पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करता है, समझे? ओहो, अब मेरी समझ में आ गया। ये मेरी गलती है सुमित, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह। अरे जयराम जी की मुखिया जी। ओहो, राम राम अंकित बेटा, आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देखरेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना? मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह। बेटा आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देखरेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों।
अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना?